अच्छा मधु जी, एक बहुत बड़ी मार्केट की पेन रही थी एफआईआई की सेलिंग, और उसमें काफ़ी कुछ शायद फैक्टर था, इवन एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस। क्या साइन बन रहा है कि वो दोनों के दोनों अब बस थोड़े से वहां पर भी रिवर्सल आ रहे हैं? मुझे लगता है आएगा अनुज। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली फॉरेन की ना काफी सेलिंग हुई है। मतलब आप देखो कि ये 1.5 महीना, मुझे कोई भी 1.5 महीना ऐसा याद नहीं है कि 1.5 महीने के अंदर ऐसा करीब 1.5 लाख करोड़ का सेलिंग हो गया फॉरेनर का रफली, राइट। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अबेट करेगा, जो हमने छोटा मोटा रिवर्सल देखा भी है। और जैसे ही कॉर्पोरेट अर्निंग दिखना चालू होगी ना, ऑब्वियसली इसका थोड़ा रिवर्सल आना चाहिए। बट इन सब में अनुज मेरे भाई, सबसे बड़ा जो मूड पॉइंट है, इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर का रेजिलियंस जो रहा है, 4 करोड़ डीमेट अकाउंट के 18 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए, 25,000 करोड़ रुपए अभी भी महीने का एसआईपी आ रहा है। और हमने क्या क्या नहीं देख लिया अनुज। हमने यूएस इलेक्शन देख लिया, हमने इंडिया इलेक्शन देख लिया जिसका आउटकम उतना अच्छा नहीं था जितना मार्केट सोच रहा था। हमने महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन का नर्वसनेस देख लिया। हमने वॉर्स देख लिए, एक नहीं 3-3 वॉर्स देख लिए दुनिया में लास्ट 18 महीने के अंदर भी। और फिर भी आप देखो, एक जो निफ्टी ने लो बनाया था 7,500 का कोविड के टाइम पे, वहां 7,500 का 26,000 हुआ, और 26,000 का अभी भी अपन 24,000 के ऊपर है, जहां पे पूरे सब ये इवेंट होकर चले गए। तो मार्केट ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेजिलियंस दिखाया है, एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इन स्पाइट ऑफ फॉरेन सेलिंग हमने ये अचीव किया है, राइट। तो डोमेस्टिक का रेजिलियंस और पार्टिसिपेशन में मुझे कोई डाउट नहीं लगता है अनुज। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बाजार का 500,000 पॉइंट का निफ्टी का ऊपर नीचे ना मेरा सब्जेक्ट है, ना मैं उसमें ज्यादा टाइम लगाता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं वो। पर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में कोई बड़ी तरीके का कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एंड इसीलिए हम कभी भी कोई करेक्शन होता है तो बॉटम अप जो आइडिया है वो जाके खरीद सकते हैं, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट कंस्ट्रक्ट मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। अच्छा मधु जी, आपने पासिंग में कहा कि लिकर स्टॉक पर आप काफ़ी बुलिश हैं। मुझे पता है आपके काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनको मैं भी पर्सनली मिला हूँ, और मैं जानता हूँ कि कितने अच्छे वो मतलब इंसान हैं और कितना लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन एज अ थीम आप इतना पॉजिटिव क्यों हैं? इस पर अगर एक थोड़ी सी बात हो जाए तो। अनुज मैं बोलूं आपको ना, देखिए पहले हम ना पूरा डेटा की बात करते हैं। तो लिकर इंडस्ट्री इंडिया में अपने 140 करोड़ लोग हैं, तो एक तो पक्का है कि इसमें पोटेंशियल भयंकर है। आप दुख में भी पियोगे, सुख में भी पियोगे। तो लिकर इज ड्रिंकिंग इज अ वे ऑफ लाइफ नाउ, वी कांट हेल्प इट, राइट। अब हमने बहुत काम किया अनुज इसके ऊपर। तो हमने चाइना की इंडस्ट्री को एनालाइज किया, तो वहां की जो सबसे बड़ी कंपनी है मोटाई, वो $15 बिलियन का प्रॉफिट है अनुज। पर आई रिपीट, $15 बिलियन का प्रॉफिट एक कंपनी का है। पूरे इंडिया लिकर इंडस्ट्री का लिस्टेड इक्विटी का पूरा प्रॉफिट सिर्फ $500 मिलियन है। आई रिपीट करता हूं अनुज, $15 बिलियन एक कंपनी का प्रॉफिट है। पूरा इंडियन इंडस्ट्री लिस्टेड पूरा स्पेस इंक्लूडिंग पर्नो रिकॉर्ड का प्रॉफिट $500 मिलियन है सिर्फ। यू नो हमारी पॉपुलेशन अभी चाइना से इक्वल हो गई है, यंगर पॉपुलेशन चाइना से बेटर है। तो लॉजिकली हमारा कंजम्पशन और इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट चाइना से ज्यादा बेटर होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पर हमने फिर एनालाइज किया कि ये क्यों है। तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और मैं आपको वही मेंटली बोलता हूँ, लूटपाट मची हुई है, लूटपाट मची हुई थी, राइट। तो अगर आप यूपी का एक्साइज कलेक्शन देखोगे अनुज, तो 2012 में सिर्फ 8,000 करोड़ था, 2017 में योगी गवर्नमेंट के आने के पहले 17,000 करोड़ था, और लास्ट ईयर 50,000 करोड़ है। आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप है। मतलब ये 5% हुआ करता था यूपी के बजट का रेवेन्यू का, वो अभी 10.5% है। तो मेरा ये मानना है कि हम जिस तरीके के डिजिटाइज वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसमें ये लेवल ऑफ करप्शन और इंडिस्क्रिपेंसी पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो आंध्र प्रदेश ने आते साथ क्या किया है चंद्रबाबू नायडू ने, वो भी पूरा ओपन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक सेक्टर काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है टू स्टेट रेवेन्यू, राइट। और ये प्रेशर दूसरे स्टेट्स में जहां अभी भी इनएफिशिएंसीज है, ये दूसरे स्टेट्स में रिप्लिकेट होगा। और जैसे ये रिप्लिकेट होगा,
जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज है अनुज, वो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज का मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, जो अभी अपन ने देखा है चाइना में होते हुए, राइट। तो मेरा तो अनुज ये बहुत बड़ा कॉल है। मतलब मैं तो आई हैव टेकन दिस कॉल फ्रॉम अ 5-10 ईयर परस्पेक्टिव, आई में बाय और सेल शेयर्स, बट मुझे लगता है ये बड़ा सेक्टर कॉल है मेरा, एंड वी कंटिन्यू टू बी बुलिश और वी कंटिन्यू टू हैव एड मोर परस्पेक्टिव टू आवर कन्विक्शन ये सेक्टर में। बिल्कुल। अच्छा, वीरू भी सवाल लेना चाहते हैं आपसे। वैसे खैर इस सेक्टर की आपने बात की, आप और मैं कब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें मधु भाई? आप जब बोलोगे ना। वीरू, ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू इन पर्सन। नहीं बिल्कुल। वीरू के पास एक सवाल है। मधु जी ने जो बात कही ना कि सुख में भी और दुख में भी, तो ये सुन के काफ़ी सारे लोग जो थे वो न्यूज़ रूम में हंसने लगे। मैं भी इस मधु जी मंत्रणा को सुन रहा था। कभी कभी दो लोगों की बातचीत को, गुफ्तगू को सुनना बहुत अच्छा होता है। पर मेरे जहन में एक सवाल आया तो मैंने कहा चलिए इस बातचीत में कूदता हूँ। आपने क्योंकि इस गवर्नमेंट और स्पेशली इन 2 स्टेट्स की विनिंग के बाद इनकी लीडरशिप और इनके कन्विक्शन को जो स्ट्रेंथ मिलेगी, उस मद्देनज़र मधु जी आपका डिफेंस पे व्यू क्या है, रेलवेज पे व्यू क्या है? एक तरफा रैली थी जुलाई 2024 तक, लेकिन वो जून के मैंडेट के बाद कोलैप्स हुई। अब इन 2 स्पेस पे व्यू क्या है आपका? दोस्त ऐसा है वीरू कि ये ना यहाँ पे थोड़ा यूफोरिक वैल्यूएशन हो गए थे, आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री विथ मी, और एक ऑर्डरली करेक्शन जरूरी था। ये सेक्टर में टेलविंड बहुत अच्छा है, रेलवे में और डिफेंस में भी। तो मैं तो बहुत वोकल था आपके चैनल में, मैंने आके बोला कि मैंने मेरे पीएससी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किया है और ये 2 सेक्टर में मुझे पर्टिकुलरली यूफोरिक लगता है, कहीं कहीं पे वैल्यूएशन। मुझे लगता है पोस्ट दिस करेक्शन अपन बॉटम अप बेसिस पे देख सकते हैं, यहाँ पे विनर्स मिलेंगे अपने को। मेरा सेक्टर के ऊपर कोई व्यू नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप डिफेंस सेक्टर जाके खरीद लो या पूरा रेलवे सेक्टर जाके खरीद लो, पर जहां पे डीपर करेक्शन हुआ है इंडिविजुअल कंपनीज में, दोनों सेक्टर में पैसा बन सकता है। अच्छा, ओके। अच्छा मधु जी, एक और चीज़, मतलब पोस्ट कोविड हिंदुस्तानियों के जो डीएनए में एक चीज़ आ गई है ना, खून में, वो है ट्रैवल, टूरिज्म। आज हम किसी डेस्टिनेशन पे चले जाएं, क्या भीड़ होती है। इंडिगो को देखिए, आप इंडियन होटल्स को देखिए, इनके अर्निंग्स को देखिए, 2030 को लेकर जो विजन रख रहे हैं। आप इस फेस पे अभी बैट कर रहे हैं, इन नंबर्स पे भी, इन प्राइसेस पे भी? वीरू मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। वीरू सॉरी, मैं आप इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। मधु भाई मैं एक चीज़ जोड़ूंगा। मधु जी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं ट्रैवल के लिए, टूरिज्म एंड ट्रैवल के लिए। काफ़ी रिसेंटली उन्होंने भी ट्रैवल किया है। सॉरी मधु जी, सवाल का जवाब, वीरू के सवाल का जवाब। बिल्कुल, एकदम मैं पूरी तरह से सहमत हूँ वीरू से। आई थिंक ये एक अच्छा हाई पोटेंशियल सेक्टर है। अगर आप एविएशन में देखो, अभी सिर्फ 140 करोड़ में सिर्फ 5-5.5 करोड़ लोग ही तो एयर से ट्रैवल कर रहे हैं। अभी भी मतलब आप देखो कितना लंबा एक स्कोप है। और आदमी के पास जब पैसा होता है वीरू, सबसे पहला आप खर्च कहाँ करते हो? इंडिविजुअल सबसे पहला आप वेकेशन पे पहले रोटी कपड़ा और मकान, और उसके बाद वेकेशन, राइट। तो ये अभी इंडिया से तो ये बहुत अर्ली डेज है। डेफिनेटली सेक्टर में अच्छा टेलविंड है और इसमें भी काफी पैसा बनेगा आने वाले 5-10 साल तक, मुझे लगता है। हालांकि चॉइसेस इस सेक्टर में कम है और मैं होप कर रहा हूं कि काफी सारी और कंपनियां जो अनलिस्टेड स्पेस पे है वो लिस्ट करेगी। होटल इज एन ऑब्वियस वे, पर होटल नेसेसरली पूरे चीप नहीं है, तो अपने को ये खोजना पड़ेगा कि इसको कैसे प्ले करें, बट सेक्टर में टेलविंड काफी है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर मधु जी आपसे। फिर आपका जो हमारा रिटेल आपको देख रहा है, सुन रहा है, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, एक फाइनल सजेशन क्या होगा? मुझे याद है जब दिवाली के टाइम पर आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो पिछले 2-3 साल में जो पैसा बना है उतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें, अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी कम कर लें। अब ये करेक्शन आई, होपफुली वो करेक्शन खत्म हुई। अब यहाँ से रिटेल को क्या व्यू रखना चाहिए? मैं वही बोलूंगा अनुज वापस से कि देखिए, बाजार, मेरा व्यू मैं बोल चुका हूं, कंस्ट्रक्टिव है। इस करेक्शन के बाद मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख रहा हूं अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है दैट आफ्टर दिस काइंड ऑफ करेक्शन ऑल्सो पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है।
और मेरा कोई यूनिक पोर्टफोलियो नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा ही पोर्टफोलियो, सिमिलरली कोई बड़ा डैमेज नहीं है, तो दैट गिव्स ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू पीपल। पर अपने जो लास्ट 3-4 साल जो पैसा बनाया है ना अनुज, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप म्यूटेड एक्सपेक्टेशन से 12-15% रिटर्न के लिए, जो भी बहुत अच्छा है, अगले 3 साल के अंदर वो भी आता है, तो जिस टाइप का कैपिटल का बेस बन गया लोगों का, जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो लोग 12-15% से भी अगर अपने कैपिटल को कंपाउंड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा आउटकम होगा ऑन द ओवरऑल ऑन अ 6-7 ईयर बेसिस। और मुझे लगता है उसमें फिर इंडिविजुअल कंपनी में अगर आप इन्वेस्टर हो तो 100% 2-4 बड़े विनर तो आपको मिलेंगे ही, जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत वोकल हूं, इंडिया में बिलीव कीजिए, स्टॉक मार्केट में बिलीव कीजिए। ये सब जो करेक्शन होता है, यही एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन इन्वेस्टर को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने की। तो इन करेक्शन से डरने की बजाय जब भी इस टाइप के डीप करेक्शंस होते हैं, आप पैसा डालिए। और अभी भी अनुज मेरे भाई, ये सिर्फ 5% पैसा इंडिया की सेविंग का स्टॉक मार्केट में आ रहा है, सिर्फ 5%। तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है और इनोवेटिवली, बिकॉज यहाँ पे बेस्ट रिटर्न है, इनोवेटिवली उनको आना पड़ेगा। तो मेरी सलाह यही है कि इस टाइप का जब करेक्शन आए तो डरने की बजाय आप इसमें पार्टिसिपेट करें। मधु सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया फ्रैंकली, और बहुत आपने जो बातें कही आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के काम की रही। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज। मैं आपको बोलूँगा, आपसे एक बहुत स्पेशल पर्सनल रिलेशनशिप है। बहुत ही आनंद आता है आपके साथ जब भी मिलता हूँ तो भी, और आपके साथ बात करके भी। आपने जो हाइट अचीव की और उसके बाद भी जो आपका हम्बलनेस है, it is very unique. God bless you, and thank you so much for having me again.